हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 15th सेंचुरी प्रोज राइटर्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो अभी तक हमने बहुत कुछ 14th सेंचुरी के मेजर और माइनर राइटर्स, इंग्लिश और स्कॉटिश सारे राइटर्स देखे हैं। तो आज हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, 15th सेंचुरी के प्रोज राइटर्स को हम पढ़ेंगे। देखिए, पोइट्री तो चौसर ने शुरू की, तो ही started a very standard for a great standard for English poetry, and everybody started following him. But what about the prose of that time? तो ये जो राइटर्स अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने प्रोज में लिखना शुरू किया। तो प्रोज राइटर्स ऐसे कौन कौन से थे जिन्होंने एक बहुत बड़ी एक तरीके से वो डिड द वर्क ऑफ अ फाउंडेशन फॉर द अपकमिंग प्रोज वर्क्स ऑफ सेंचुरीज। ठीक है, तो अब हम रेजिनाल्ड पिकॉक को सबसे पहले देखते हैं। देखिए, ये 1390 में इनका बर्थ था, 1461 में इनकी डेथ है। ही वॉज द राइटर एंड अ प्रीलेट, प्रीस्ट भी थे। So being a priest, he also wrote many things. He was the only great English theologian of the 15th century. Important fact है, 15th century के theologian की बात अगर चले तो रेजिनाल्ड पिकॉक का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है, he was also consecrated as bishop. तो priest थे, फिर bishop बने। तो religion से जुड़े हुए काफी कुछ वर्क्स इनके लिखे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट इनके लाइफ का फैक्ट क्या है, दैट ही अटैक्ड द लोलार्ड्स एंड क्लेम्ड दैट द स्क्रिप्चर्स वर नॉट द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। तो लोलार्ड्स थे, इन्होंने क्या किया कि एक मूवमेंट शुरू किया रेफॉर्मेशन का, because Lollards found that there are many much corruption in church, so they wanted some reformation in religion. लोलार्ड्स को बारे में मैंने डिस्कस किया था जब चौसर का वीडियो पढ़ा था कि ये वो लोग थे जिनको ऐसा माना जाता था that they were uneducated, not taught in universities। तो उनके खिलाफ ये जो राइटर है ओरिजिनल पिकॉक, उसने लिखा था कि आप जो स्क्रिप्चर्स या बाइबल को सोल अथॉरिटी मानते हो, this is not the sole authority. It will help you, but this is not the final authority to tell you that what is right and what is wrong. So he attacked on the such sort of belief of Lollards. Two works of Peacock were very famous. इसके जो फेमस वर्क्स थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहला वर्क, द रिप्रेसर ऑफ ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी इन 1449। 1449 में इन्होंने एक वर्क लिखा था, रिप्रेसर ऑफ द ओवर मच ब्लेमिंग ऑफ द क्लर्जी, कि किस तरीके से जो आप ब्लेमिंग कर रहे हो क्लर्जी को, तो उनको किस तरीके से रिप्रेस किया जा रहा है, कौन रिप्रेस कर रहा है। सो इन दिस वर्क पिकअप पॉइंटेड आउट एरर्स इन द थिंकिंग ऑफ द लोलार्ड्स। जैसा मैंने बताया ना कि लोलार्ड मूवमेंट के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। ठीक है, तो यही उन्होंने इस वर्क में लिखने की कोशिश की एंड शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन। ही ये देखो, एक तरीके से रेनेसा था, साइंस का की इम्पोर्टेंस बढ़ रही थी। तो इस राइटर ने ये कहा कि आप सिर्फ रिलीजन को, स्क्रिप्चर्स को ही सोल अथॉरिटी मत मानो, रीजन हैज इट्स ओन रोल इन द ग्रोथ ऑफ मैनकाइंड, तो उसको भी आपको ध्यान देना होगा। दिस इज व्हाट ही हैज ट्राइड टू कन्विंस इन हिज वर्क। नेक्स्ट बुक इज द बुक ऑफ फेथ। 1456 में द बुक ऑफ फेथ लिखी थी। हिज अदर वर्क्स, इसके अलावा, इस वर्क के अलावा उसने the donate, the follower donate and the rule of the Christian religion. As I told you that he was a theologian, so all of his works were related to religion itself. So this is what we find in his literary career. Now let's move to the next one, Sir John Fortesque. ठीक है, इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चीफ जस्टिस थे। ठीक है, 1394 to 1476 इनका लाइफ स्पैन है। He was appointed the Chief Justice of King's Bench in 1942. 1942 में इनको किंग ने चीफ जस्टिस बनाया था। एंड और उसके बाद में he was deposed by Edward IV in 1461. तो एक लंबा पीरियड उन्होंने एक चीफ जस्टिस के रूप में निकाला, but he was finally deposed। और इस कारण से जब एडवर्ड फोर्थ ने उनको हटा दिया तो ही फ्लैट टू स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड चले गए। वहां पे उन्होंने लॉ पढ़ाना शुरू किया और यहाँ तक कि ही वाज अ ट्यूटर टू द रॉयल फैमिली, रॉयल फैमिली के बच्चों को उन्होंने लॉ पढ़ाना शुरू किया। तो इस तरीके से अगर इनको अगर ये पता हो कि सर जॉन जो फोर्टेस थे वो चीफ जस्टिस थे,
तो इनका इंपॉर्टेंट वर्क लॉ से जुड़ा हुआ ही होगा। तो इनका लॉ से जुड़ा हुआ अगर फर्स्ट वर्क देखें तो ही रोट दी लॉरिबस लेगम एंग्लिया, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं, आई कांट एग्जैक्टली प्रोनाउंस सच वर्ड्स ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन इसको हिंदी जो टाइटल है वो क्या है, द कमेंडेशन ऑफ द लॉज ऑफ इंग्लैंड या इन द प्रेज ऑफ लॉज ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के कानून की कमेंडेशन में, प्रेज में इन्होंने ये वर्क लिखा था, विच इज अ ट्रेटीज ऑन लॉज ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लॉज में क्या कमी है उसको भी बताया, क्या होना चाहिए वो भी बताया। एंड ही रोट इट फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द यंग प्रिंस एडवर्ड। जैसा मैंने बताया ना कि ये स्कॉटलैंड भाग गए थे, वहां जाकर के इन्होंने रॉयल फैमिली को पढ़ाया था, तो वहीं का ये वर्क है, स्कॉटलैंड में रह करके ही उन्होंने ये वर्क लिखा था, द कमेंडेशन ऑफ द लॉज ऑफ इंग्लैंड। और ये किंग जो यंग प्रिंस था एडवर्ड, उसको पढ़ाने के लिए कि कानून कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने किताब लिखी थी। हिज अदर वर्क इज द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड। उनका जो दूसरा वर्क था वो क्या था, द गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड, ऑल्सो नोन एज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड मोनार्की। ये इनका एक और वर्क है, गवर्नेंस ऑफ इंग्लैंड। तो जैसा मैंने बताया ना कि बीइंग अ जज, ही mostly wrote about laws and the legal system, how governance must go on in a country. This is what his major field of writing in literature. He also wrote pamphlets on Lancastrian monarchy. उन्होंने लैंकेस्ट्रियन मोनार्की पर भी कुछ पैम्फलेट्स लिखे थे। ये था सर फोर्टेस्क। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो राइटर है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, he was a revolutionary person. कैक्सटन रिवोल्यूशनरी क्यों था? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड। इनका 1422 से 1491 इनका लाइफ स्पैन था। यू कैन सी हिज फोटो हियर। सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1476। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि पूरी लिटरेचर में, ब्रिटेन के इतिहास में किसी वर्क को प्रिंट करना, लिटरेरी वर्क को प्रिंट करने का जो काम था वो इन्होंने शुरू किया। ही सेट अप अ प्रिंटिंग प्रेस एंड स्टार्टेड प्रिंटिंग इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर। तो मान के चलेंगे कि इनके कंट्रीब्यूशन को वन कैन नेवर फॉरगेट हिज कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। इट वाज बिकॉज ऑफ हिम दैट वी आर हैविंग so many works, ancient texts of literature. As a writer also, he was not only a printer but also a writer. So as a writer, he wrote this work. ये जो वर्ड है, ठीक है, इसमें एक तरीके से रिकलेक्शन है। ये जो वर्ड है इसका मतलब रिकलेक्शन ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय की कहानियों, जो ट्रॉय की हिस्ट्री है उसकी कहानियों को इन्होंने रिकलेक्शन में लिखा है। एंड दिस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरीज फ्रॉम होमर्स इलियड। होमर का जो महाकाव्य है इलियड, तो उसकी कहानियों से इन्होंने क्या किया कि उनको ट्रांसलेट करना शुरू किया। जो फ्रेंच में इनके पास में वर्क था उसको इन्होंने अपने इंग्लिश में लिखना शुरू किया। कैक्सटन प्रिंटेड टेक्स्ट एंड सेइंग्स ऑफ द फिलोसोफर्स। ये इंपॉर्टेंट वर्क था, मेजर वर्क था जो कैक्सटन ने प्रिंट किया था, विच इज एन इनकम्बुलम, एन अर्ली प्रिंटेड बुक 15th सेंचुरी, जो हो गई 16th सेंचुरी के एंड तक जो वर्क पब्लिश हुए थे, फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आई और प्रिंटिंग होने शुरू हुए वर्क, तो ये उन फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स में से था। एंड इट इज ट्रांसलेशन बाय एंथनी वुडविल। एंथनी वुडविल ने ये ट्रांसलेशन थी, ये डिक्स एंड सेइंग्स ऑफ फिलोसोफर्स। और बेसिकली ये है क्या, इट इज ओरिजिनली रिटन इन अरबिक बाय एन अरब स्कॉलर अल मुबाशशीर इब्न फटी। ठीक है, तो इस अरबिक वर्क को की ट्रांसलेशन थी वो एंथनी वुडविल ने की थी, और इसको प्रिंट किया था विलियम कैक्सटन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैक्सटन ऑल्सो प्रिंटेड क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड इन 1480। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क हो गया कि इंग्लैंड की हिस्ट्री को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अपनी प्रिंटिंग प्रेस में इन्होंने क्या किया, क्रॉनिकल्स, जो हिस्ट्री थी इंग्लैंड की, उसको प्रिंट करना शुरू किया। इट वॉज ओरिजिनली द ब्रूट क्रॉनिकल और द प्रोज ब्रूट, ये इनका सब टाइटल था जिसको इन्होंने इस तरीके से लिख करके पब्लिश किया था। कैक्सटन ऑल्सो प्रिंटेड द कैंटरबरी टेल्स ऑफ चौसर। अब जैसे मैंने बताया ना कि इंपॉर्टेंट
टेक्स्ट को लोगों तक पहुंचाने का काम विलियम कैक्सटन और उनके प्रिंटिंग प्रेस ने किया, और ये बहुत जरूरी था लिटरेचर की ग्रोथ के लिए। तो एक तरीके से 16th सेंचुरी में आकर के लोगों तक वो टेक्स्ट पहुंचने शुरू हुए, पीपल स्टार्टेड रीडिंग प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ लिटरेचर, सो इट वाज अ वेरी रिवोल्यूशनरी स्टेप बाय विलियम कैक्सटन. Now let's move to the next writer, John Fisher, 1459 to 1535, his lifespan. He was English Catholic bishop and theologian. ये भी English Catholic bishop थे, theologian थे, ठीक है. He was executed by the orders of Henry VIII. Henry VIII ने इनको क्या किया, मौत की सजा सुना दी थी, ठीक है. अब क्यों सुनाई थी? क्योंकि एज अ थियोलॉजियन उन्होंने धर्म के खिलाफ लिखा, हेनरी एट के खिलाफ लिखा है, इस कारण से उनको सजा दी गई. ही रोट मोस्टली इन लेटिन, स्पेलिंग आप सही कर लेना, लेटिन में इन्होंने लिखा था. ही रोट ट्रैक्ट्स एंड सर्मन्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में उन्होंने ट्रैक्ट्स और सर्मन्स लिखे थे. तो इस कारण से एज अ थियोलॉजियन उनका काम सर्मन्स भी हो सकती है, होमिलीज हो सकती है. His famous works are The Ways to Perfect Religion and A Spiritual Consolation written to Sister Elizabeth. इनको आप स्टार मार्क कर लेना, इम्पोर्टेंट वर्क है, क्योंकि इन्होंने जब बीइंग थियोलॉजियन और बिशप, इन्होंने ऐसा कुछ रिलीजन के बारे में बहुत कुछ लिखा. तो इनके वर्क्स जो है इस मायने में इम्पोर्टेंट है कि ये परफेक्ट रिलीजन की बात करते हैं और उसके बारे में लिखते हैं. आगे बढ़ते हैं. हग लैटिमर, ठीक है, 1484 टू 1535 इनका लाइफ स्पैन है. ही वॉज द बिशप, ठीक है. अब आप अगर गौर करो तो ज्यादातर लोग वो इसमें प्रोज राइटर्स में आ रहे हैं जिनका धर्म से कोई ना कोई लिंक है और रिलीजन में रह करके उन्होंने लिखना शुरू किया था प्रोज में. एंड चैपलिन टू एडवर्ड सिक्स, he was burned at the stake by orders of Catholic Queen Mary I in 1555 in Oxford. ऑक्सफोर्ड में 1555 में इनको क्वीन मैरी थी, उनके ऑर्डर्स से इनको जिंदा जला दिया गया था. और ऑब्वियस है कि उनके खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ इन्होंने कुछ लिखा. एंड ही बिकेम मार्टिर, उनको बाद में मार्टिर भी डिक्लेयर किया गया था. ही वॉज अ लीडिंग फिगर इन द प्रमोशन ऑफ रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में रिलीजन के में जो कह सकते हैं कि एक तरीके से सुपरस्टिशंस फैल रहे थे, करप्शन फैल रहा था, है ना. तो और जो कमियां थी, वीकनेसेस थी, उनके खिलाफ अगर लिखा है तो इट वाज अ वेरी डेंजरस टास्क टेकन अप बाय एनी राइटर, एंड whosoever did that they had to face attacks by रॉयल फैमिली. तो ऐसा भी बहुत कुछ हुआ है इन राइटर्स के साथ में, जैसा आपने पढ़ा कि इनको तो जिंदा जला ही दिया गया था. His famous works are sermons on the flowers and, और उसके बाद में his famous works are sermons on the flowers and sermons before King Edward VI. ये इनके sermons इन्होंने लिखे थे. तो हग लैटिमर हो गया इंपोर्टेंट राइटर. आगे बढ़ते हैं. सर थॉमस मोर, ठीक है, 1478 टू 1535, ठीक है. थॉमस मोर का नाम आते ही सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो सामने आता है वो आता है यूटोपिया. एक ही नाम प्रोज राइटर में अर्लीस्ट वर्क्स में अगर देखा जाए तो यूटोपिया सबसे इंपॉर्टेंट वर्क आता है. तो उनको जाना है, ये सर थॉमस मोर को इसीलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने यूटोपिया लिखा था 1516 में. देखो, हर एक वर्क के पब्लिकेशन ईयर या रिटर्न जो ईयर है, जिस साल लिखा गया था, उनको अच्छे से याद कर लेंगे. इट्स फुल टाइटल इज ऑफ अ रिपब्लिक बेस्ट स्टेट एंड द न्यू आइलैंड यूटोपिया. एक तरीके से एक अच्छे राज्य की कल्पना की है इसमें, है ना. तो यूटोपियन ये वर्क है. यूटोपिया मीन्स नोवेयर, ऐसा कंट्री जो एक आइडियल स्टेट है. तो आइडियल रिपब्लिक की कल्पना इस वर्क में की गई है. इट वॉज रिटन इन लेटिन, याद लिख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको स्टार मार्क कर रहा हूँ. एंड ही वॉज अ मेजर प्रोज राइटर ऑफ 15th century, earliest of the prose writers. So it is very important, and note down his contribution to literature. It is a socio-political satire. तो इन्होंने ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या किया कि प्रेजेंट जो उनके कंटेम्प्रेरी लाइफ में, सोसाइटी में जो कमियां थी, उसको उस पर अटैक किया. सो इट इज अ सॉर्ट ऑफ सटायर अगेंस्ट हिज ओन सोसाइटी. और उसके बाद में एक आइडियल सोसाइटी को भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके का समाज होना चाहिए. तो एक आइडियल स्टेट यूटोपियन
स्टेट की कल्पना इस वर्क में की है। इस बुक को दो हिस्सों में लिखा हुआ है, यूटोपिया को दो हिस्सों में लिखा हुआ है। पार्ट वन का टाइटल क्या है? डायलॉग ऑफ काउंसिल, ये पार्ट वन है। एंड सेकेंड पार्ट टू क्या है? डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। तो दो पार्ट में ये बुक है, दोनों मैंने लिख ही दिया, डायलॉग ऑफ काउंसिल एंड डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या होता है उसको देख लेते हैं। इन द पार्ट फर्स्ट, मोर्स फ्रेंड पीटर गर्ल्स जो है वो मोर को मिलवाते हैं एक पर्सन से। वो उसका नाम क्या है? राफेल हैथिल हैथिलोडे हैथिलोडे से मिलाते हैं। देयर टेक्स प्लेस अ डायलॉग बिटवीन देम, और इनमें आपस में एक कन्वर्सेशन होता है। और उस कन्वर्सेशन में ये कुछ कमियां जो है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की उस पर चर्चा करते हैं। हैथिलोडे जो है स्ट्रांगली क्रिटिसाइजेस द करंट स्टेट ऑफ इंग्लैंड। वो क्रिटिसाइज करता है कि करंट जो सिचुएशन है इंग्लैंड में वो सही नहीं है, तो उसको क्रिटिसाइज करता है। ठीक है। एंड हैथिलोडेज नेम मीन्स एक्सपर्ट ऑफ नॉनसेंस इन ग्रीक। हैथिलोडे ये नाम लिया गया है, ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है एक्सपर्ट ऑफ नॉनसेंस। कई बार ऐसे छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हैथिलोडे कौन से वर्क में मिलता है ना, कैरेक्टर, और इसका ग्रीक में मीनिंग क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से निकाल करके टेक्स्ट में से पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। In part 2, Hathilode tells about Utopia where he had lived for 5 years. अब एक ऐसे काल्पनिक समाज की बात कर रहा है हैथलोडे जहां पर वो 5 साल रह कर के आया, और कहता है कि ऐसा होना चाहिए एक आइडियल रिपब्लिक। तो यूटोपिया वर्क सर थॉमस मोर, दोनों नाम अच्छे से याद कर लेना। इस पर क्वेश्चन आता है कौन से साल में लिखा गया था, कौन सी लैंग्वेज में है, कितने पार्ट में है, इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं। दीज आर अ फ्यू मेजर facts that may be asked in exams. Now let's move to the next one. Sir Thomas Mallory, 1400 to 1471. इसके बारे में देखो, बहुत ही अजीब से कैरेक्टर थे ये सर थॉमस मैलोरी। 5 times मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 बार रहे। एंड ऑल्सो वंस अ मजिस्ट्रेट, और पीस जो जस्टिस ऑफ पीस भी रहे थे, मजिस्ट्रेट रहे थे। हिज फेमस वर्क इज मॉडी अर्थर। अब देखिए, क्योंकि ये तो बड़े बड़े पद बता दिए, लेकिन इन पर मर्डर का भी आरोप था, इन पर चोरी का भी आरोप थे, कई बार जेल जान गए, जेल से भाग गए, बेल हुई, ऐसे कई इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सर थॉमस मैलोरी के जो हमें मिलते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे लिटरेचर में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखना है, और जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो है मॉडी अर्थर। स्टार मार्क कर लेना, मॉडी अर्थर सर थॉमस मैलोरी का वर्क है, और इट डील्स विद आर्थरियन लेजेंड। आर्थरियन लेजेंड है, आर्थर किंग है, उसके लाइफ और उससे के समय के जो फेमस कैरेक्टर्स थे उन पर इन्होंने ये बुक लिखी है। द मीनिंग ऑफ द टाइटल इज द डेथ ऑफ आर्थर। ये भी याद है, मॉडी अर्थर का मतलब क्या है? डेथ ऑफ आर्थर। इट वॉज अ मेजर वर्क ऑफ प्रोज फिक्शन इन इंग्लैंड। ये भी नोट कर लेना कि इंग्लिश में प्रोज फिक्शन का सबसे मेजर वर्क उस समय का था। प्रोज में इतना बड़ा काम होना, ये एक बड़ी अचीवमेंट थी सर थॉमस मैलोरी की। इट वॉज रिटन इन अप्रोक्सीमेटली 1470 में लगभग ये लिखा गया था, है ना। और कैक्सटन ने इसको प्रिंट किया था 1485 में। कैक्सटन ने देखो इसको प्रिंट भी किया, तो लोगों तक कैसे ये वर्क पहुंचा, प्रोज वर्क लिटरेचर का, तो ये एक बड़ी कंट्रीब्यूशन कैक्सटन का भी है, दैट ही प्रिंटेड दिस बुक इन 1485। आगे बढ़ते हैं। इट इज प्रोज रीवर्किंग ऑफ द टेल्स ऑफ किंग आर्थर, लैंसलॉट एंड मर्लिन, जो उस समय के बड़े बड़े रॉयल फिगर्स थे, उनकी लाइफ के बारे में प्रोज में लिखा गया है इसमें। इट वॉज रिटन इन प्रिजन, इनको जेल भी हुई थी सर थॉमस मैलोरी, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जेल में ये लिखा था। ये अपने आप को क्या कहते थे? नाइट प्रिजनर कहते थे। ये अपने आप को इंपॉर्टेंट कर लेना, ये फैक्ट, ये अपने आप को नाइट प्रिजनर कहते थे, क्योंकि ये नाइटहुड इनको मिला हुआ था और प्रिजनर भी रहे थे, तो नाइट प्रिजनर अपने आप को ये कहते थे। और एक तरीके से एक स्यूडोनिम इन्होंने रखा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पेस्टन्स लेटर्स की तरफ आते हैं। ये लास्ट हम देख रहे हैं वर्क 15th सेंचुरी के प्रोज में। इट इज कलेक्शन ऑफ द लेटर्स रिटन बाय पेस्टन फैमिली ऑफ नॉर्फॉक जेंट्री। नॉर्फॉक के जो एक पेस्टन फैमिली थी, उनके फैमिली मेंबर्स के कॉरस्पॉन्डेंस थे, उसको ये कलेक्शन, उसका ये कलेक्शन है। एंड दीज वर रिटन बिटवीन 1422
to 1509, 1422 से 1509, लगभग 80 सालों की लाइफ में, स्पैन में किस तरीके से पर्सनल फैमिली में लेटर्स कॉरस्पॉन्डेंस ये हुई थी, और वो उस समय की सोसाइटी को भी बता रहे थे। दिस लेटर्स गिव डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइफ ऑफ इंग्लैंड। तो सिर्फ लेटर्स में घर की बातें नहीं, समाज की, उस समय की कल्चर की, पॉलिटिक्स की सारी बातें भी होगी। तो एक तरीके से इट शोज, और इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ मिरर टू द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। तो 80 सालों की में प्रेसिडेंट फैमिली के लिखे हुए लेटर्स को, जो 1422 से 1509, इसको आप स्टार कर लेना। इसको उन्होंने ये हमें प्रोज वर्क के रूप में मिलता है कि किस तरीके से ये जो लेटर्स थे वो लिखे गए थे प्रोज में। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट वर्क था जो हमने यहाँ स्टडी किया है। सो स्टूडेंट, these are a few writers of 15th century who wrote in prose, and this contribution is unforgettable because they started doing work in prose. Otherwise, earlier we had seen only poets in 14th and 15th century. They started writing in prose, so their contribution is really very exceptional. तो इनको भी ध्यान से पढ़ना है, और सारे मेजर राइटर्स थे, अगर मैलोरी को कहो, थॉमस मोर पे कहो, कैक्सटन को कहो, इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें जिम्मेवारी से इनको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। नेक्स्ट जल्द ही नई वीडियो के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।